This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is how do habitual offenders law discriminate. The second issue is related to Armed Forces Special Power Act (APSPA), and the third issue is related to demand for special category states and finance commission. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about APSPA. APSPA means Armed Forces Special Power Act. Army seek inclusion of additional areas in Manipur under APSPA. Why in news? Recently, in a review meeting, Army sought the inclusion of additional police stations in Manipur Valley district within the ambit of the Armed Forces Special Power Act (APSPA). रिसेंटली आर्मी ने डिमांड किया है कि मणिपुर के अंदर वैली डिस्ट्रिक्ट में आने वाले कुछ और पुलिस स्टेशन को अपस्पा के अंडर लाना होगा. द अपस्पा वॉज विड्रॉन फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ ऑल वैली पुलिस स्टेशन बिटवीन अप्रैल 1 2022 एंड अप्रैल 1 2023 एमिड एन इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशंस. इससे पहले वैली के अंदर आने वाले पुलिस स्टेशन एरियाज में अपस्पा पहले इम्पोज किया हुआ था, बट अप्रैल 2021 से अप्रैल 2023 के बीच में यहाँ से अपस्पा को विड्रॉ कर लिया गया था बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुए थे. इस वजह से यहाँ पर अपस्पा को विड्रॉ कर लिया गया था. बट अभी डिमांड की जा रही है कि अगेन अपस्पा इन एरियाज में इम्पोज किया जाना चाहिए. The disturbed area notification for the Hill district in Manipur has been periodically extended with the last one issued on September 26, 2024. मणिपुर के अंदर कुछ हिल स्टेशंस में अपस्पा लगाने की नीड होती है. उन एरियाज को पहले डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है. इससे पहले लास्ट सितंबर 26 2024 में यहाँ पर अपस्पा इम्पोज किया गया था. The 1958 law gave power to the army and the Central Armed Police Forces (CAPF) deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of law, arrest and search any premises without a warrant, and grant protection from prosecution and legal suit without the union government sanction. अपस्पा के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1958 में एक्ट बनाया गया था. अपस्पा एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्टर्ब्ड एरियाज में आर्मी को CAPF फोर्सेस को यहाँ पर कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं. सच एज अगर कोई भी पर्सन डिस्टर्ब्ड एरिया में लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है उसको किलिंग करने का पावर मिल जाती है. विदाउट वारंट किसी भी एरिया में पर्सनस को अरेस्ट किया जा सकता है. उस एरिया से रिलेटेड सर्चिंग किया जा सकता है. एंड पर्सनल के अगेंस्ट किसी भी टाइप का यहाँ पर प्रोजिक्यूशन और लीगल सूट्स इनिशिएट नहीं किया जा सकता. इसके लिए पहले यूनियन गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना होता है. What is APSPA? Background. On 15th August 1942, British government had promulgated the Armed Forces Special Power Ordinance to oppress the Quit India movement. 15 अगस्त 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया था. इट वॉज द फाउंडेशन फॉर ऑर्डिनेंस सच एज आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ऑफ 1955 टू डील विद पार्टीशन इंड्यूस्ड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज. 1955 में आसाम के अंदर कुछ पार्टीशन इंड्यूस्ड इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज वहाँ पर रेज हुए और इनको एड्रेस करने के लिए आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955 इनकॉर्पोरेट किया गया. आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958 फॉलोड द आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ऑफ 1955 टू डील विद द अपराइजिंग इन द नागा हिल. नागा हिल में अपराइजिंग से डील करने के लिए आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1955 के बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है. इसमें आसाम और मणिपुर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करना, उनको एड्रेस करना इस एक्ट का मेन एम था. फॉर वाइडर एप्लीकेशन द एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द अपस्पा. वाइडर एप्लीकेशन के लिए इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया अपस्पा के साथ. In 1990, a similar act specified to Jammu and Kashmir was enacted. 1990 में जम्मू कश्मीर के लिए भी एक इसी टाइप का एक्ट पास किया है अबाउट अपस्पा. द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बिल was passed by both the House of Parliament and became act known as the Armed Force Special Power Act 1958. पार्लियामेंट का बोथ हाउस के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बिल पास कराया जाता है. 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बन जाता है. The act came into force due to increasing violence in the northeastern state areas in which state government found difficult to control.
ये एक्ट इसलिए बनाया गया था बिकॉज कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर वायलेंस उस टाइम पर इंक्रीज हो रहे थे। ये ऐसे वायलेंस थे जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती थी। The APASPA gave unbridled power to the armed forces and CAPF deployed in disturbed areas to kill anyone acting in contravention of the law, arrest and search any premise without a warrant, and ensure protection from prosecution and legal suits without the central government sanction. APASPA Act Armed Forces और CAPF डिप्लॉयड एम्प्लॉयज को अनब्रिल्ड पावर गिवन करता है। डिस्टर्ब्ड एरिया में कोई भी पर्सन अगर लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है उसको किलिंग करने का राइट इन्हें मिल जाता है। किसी भी प्रीमाइज में विदाउट वारंट पर्सन को अरेस्ट करने का राइट, उस प्रीमाइज को सर्च करने का राइट इन्हें मिल जाता है। एंड इन पर्सनल को सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना इनके अगेंस्ट लीगल सूट्स एंड प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं किए सकते। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपस्पा। अपस्पा के रिगार्डिंग यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को नोटिफिकेशन इशू करने का राइट मिला हुआ है। फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू पीरियडिक डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पीरियडिक डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन डिक्लेयर करना होता है। व्हाट आर द डिस्टर्ब्ड एरिया डिस्क्राइब्ड अंडर अपस्पा। अपस्पा के अंदर डिस्क्राइब्ड एरिया जो डिस्टर्ब एरिया जो डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है। अ डिस्टर्ब्ड एरिया इज डिक्लेयर्ड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ अपस्पा। अपस्पा के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया था और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज। किसी भी एरिया में वेरियस रिलीजन के पीपल के बीच में, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट एंड कम्युनिटीज से रिलेटेड किसी भी एरिया में पीपल के बीच में कोई डिफरेंस या डिस्प्यूट होते हैं, इस वजह से अगर उस एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। इट मीन्स रिलीजियस के बेस पर, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी के बेस पर पीपल के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स अगर रेज होते हैं और वो डिस्प्यूट इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, उन एरियाज के अंदर अपस्पा इम्पोज करना पड़ता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी कैन डिक्लेयर वूल और पार्ट ऑफ स्टेट और यूटी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर को पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पर कास्ट, रिलीजियस, लैंग्वेज, रेशियल, रीजनल ग्रुप या फिर कम्युनिटीज के बेस पर अगर डिस्प्यूट रेज हुए हैं तो उन एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया जो डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1972 एंड द पावर्स टू डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड वर कॉन्फर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट। अपस्पा एक्ट के अंदर 1972 में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पहले डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, वहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोड एक्ट 1976, वंस अ रीजन डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड दैट रीजन इज मेंटेन्ड एज डिस्टर्ब्ड फॉर अ पीरियड 3 months स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन स्टेट वेदर द एक्ट इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट और नॉट। डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोड एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग किसी भी रीजन को अगर एक बार डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कंटिन्यू 3 month तक उसको डिस्टर्ब एरिया के तौर पर डेजिग्नेट किया जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उस स्टेट के अंदर कंटिन्यू अभी भी अपस्पा इम्पोज करके रखना होगा या उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके रखना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करना पड़ेगा। Currently, the Union Home Ministry issue periodic disturbed area notification to extend APASPA only for Arunachal Pradesh and Nagaland. Currently, Union Home Ministry अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड स्टेट के लिए अपस्पा इम्पोज करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन रिलीज करती है। व्हाट आर द आर्गूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ अपस्पा। अपस्पा के अगेंस्ट एंड इन फेवर क्या क्या आर्गूमेंट है। वेरियस आर्गूमेंट इन फेवर। अपस्पा के फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट है। नंबर 1, एड्रेसिंग ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस। ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को अपस्पा के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। नंबर 2, एम्पावरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके थ्रू एम्पावर किया गया है। नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन गिवन किया गया है। नंबर 4, बूस्टिंग मोरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस के मोरल को इसके थ्रू बूस्ट किया गया है। नंबर 1, एड्रेसिंग ऑनगोइंग सिक्योरिटी चैलेंज।
APASPA is necessary to tackle the persistent security threat in especially नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर persistent security threat को टैकल करने के लिए APASPA बहुत नेसेसरी है। प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड ग्रुप एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज पोज continuous danger to public safety and public stability, बिकॉज इन एरियाज के अंदर आर्म्ड ग्रुप एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज की वजह से पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक स्टेबिलिटी के लिए डेंजर क्रिएट होता है। विदाउट द लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय APASPA इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज टू इफेक्टिवली काउंटर दिस टाइप ऑफ थ्रेट। APASPA जैसे लीगल फ्रेमवर्क के प्रोवाइड किए बिना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस टाइप के थ्रेट से काउंटर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। यही वजह है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से काउंटर करना APASPA जैसा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 2, एम्पावरिंग सिक्योरिटी फोर्सेज। APASPA प्रोवाइड सिक्योरिटी फोर्सेज लीगल अथॉरिटी नेसेसरी टू कॉम्बैट इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म इफेक्टिवली। इंसर्जेंस एंड टेररिज्म से इफेक्टिवली तरीके से कॉम्बैट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को एक लीगल अथॉरिटी APASPA के थ्रू मिल जाती है। इट ग्रांट्स सिक्योरिटी फोर्सेस द नेसेसरी पावर टू कंडक्ट ऑपरेशन, मेक अरेस्ट एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन एरिया डेजिग्नेटेड एंड डिस्टर्ब्ड। APASPA के थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ ऑपरेशंस को कंडक्ट करने की पावर मिल जाती है। कुछ स्पेशल पर्सन्स जो कि उस एरिया में प्रॉब्लम का रीजन है उनको अरेस्ट करने की पावर मिल जाती है। साथ ही पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का भी इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। दिस एम्पावरमेंट इज क्रूशियल फॉर इनेबलिंग सिक्योरिटी फोर्सेस टू टेकल कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंज एफिशिएंटली। ये एम्पावरमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को APASPA के थ्रू जो मिला हुआ है, इस सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉम्प्लेक्स चैलेंज को टेकल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शंस फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। APASPA प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू सिक्योरिटी पर्सनल ऑपरेटिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब्ड एरियाज में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेटिंग हैं उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन APASPA के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। These legal protections shield them for legal liability when they carry out their duties under hazardous and challenging circumstances। इन सिक्योरिटी फोर्सेस को hazardous and challenging circumstances में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है और इन्हें कुछ प्रोटेक्शंस APASPA के अंडर मिला हुआ है। These legal safeguards are essential for ensuring that security personnel can perform their task without fear of undue legal consequence। ये लीगल सेफगार्ड जो सिक्योरिटी पर्सनल को APASPA के थ्रू मिले हुए हैं, लीगल सेफगार्ड के थ्रू सिक्योरिटी फोर्स अपने टास्क को विदाउट फियर ऑफ अनड्यू लीगल कॉन्सिक्वेंस, इट मीन्स बिना किसी डर के वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4, बूस्टिंग मॉरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। APASPA के थ्रू सिक्योरिटी फोर्सेस का मॉरल बूस्ट हो सकता है। लीगल प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड बाय APASPA आर इंस्ट्रूमेंटल इन बूस्टिंग द मॉरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के मॉरल को बूस्टिंग करना बहुत जरूरी है। APASPA इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंटल के तौर पर वर्क कर सकता है। Knowing that they are legally protected while carrying out their responsibilities can enhance their motivation and confidence to perform effectively in challenging environment। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपनी ड्यूटी को कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करने के लिए और उनके मोटिवेशन को एनहांस करने के लिए APASPA के थ्रू जो लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं इन्हें एक मोटिवेशन के तौर पर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने की पावर देते हैं। दिस मॉरल बूस्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन ट्रबल्ड रीजन। ट्रबल्ड रीजन में एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इट मीन सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इफेक्टिवली तरीके से कंडक्ट करने के लिए इस टाइप का मॉरल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आर्गूमेंट अगेंस्ट APASPA। नंबर 1, वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी का ये वायलेशन है। नंबर 2, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। APASPA के थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया जाता है स्टेट के अंदर। नंबर 3, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टी। APASPA सिविल लिबर्टीज का एक वायलेशन है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें अकाउंटेबिलिटी का लैक है। नंबर 5, एविडेंस ऑफ एब्यूज। एब्यूज से रिलेटेड एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के पास है। नंबर 1, वायलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमी। Section 3 of APASPA grant the central government the authority to declare any area as a disturbed area without requiring the consent of respective state। APASPA के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर मिल जाती है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड कैन ऑल्सो लीड टू मिसयूज ऑफ पावर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी अंडरमाइन होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की पावर का इस तरह से मिसयूज कर सकते हैं APASPA के थ्रू।
Number of excessive use of forces. Section 4 of AFSPA, which grant specific power to authorized officers, including the use of firemen against individuals which can potentially result in fatalities. AFSPA का सेक्शन 4 कुछ ऑथोराइज ऑफिसर्स को स्पेसिफिक पावर ग्रांट करता है, इंक्लूडिंग वो सिविलियंस या इंडिविजुअल के ऊपर फायर आर्म इम्पोज कर सकते हैं और जिसके अंदर बहुत सारी फर्टिलिटीज हो सकती हैं. दिस सेक्शन 4 प्रोविजन रेज कंसर्न अबाउट द एक्सेसिव एंड डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेस. अपस्पा का सेक्शन 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जिस तरीके से एक्सेसिव एंड डिस्प्रोपोर्शनेट पावर का यूज किया जाता है, ये कहीं ना कहीं कंसर्न रेज करता है. नंबर 3, वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज. Section 4 also grant officers the power to arrest without a warrant and seize and search premises without any warrant. अपस्पा का सेक्शन 4 ऑफिसर्स को विदाउट वारंट पर्सन्स को अरेस्ट करने की पावर देता है. साथ ही किसी भी प्रीमाइजेज में उसको सीज करने का और उसमें सर्चिंग करने की पावर इन ऑफिसर्स को मिल जाती है. इट कैन लीड टू वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल सिविल लिबर्टीज बिकॉज इट बाईपास स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर एंड सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड सर्चेज. इसके थ्रू इंडिविजुअल सिविल लिबर्टीज का कहीं ना कहीं वायलेशन होता है एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन एंड सर्चेज से रिलेटेड यहाँ पर जो लीगल सेफ गार्ड है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन है. नंबर 4, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सेक्शन 7 ऑफ अवस्पा रिक्वायर टू टेक प्रायर एग्जीक्यूटिव अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज. अवस्पा के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग किसी भी सिक्योरिटी फोर्स मेंबर के अगेंस्ट अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है, उसके लिए सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज से पहले अप्रूवल टेकिंग करना होगा. ये उस केस में होता है अगर किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किसी सिविलियन की डेथ हो जाती है या जो सिंपल पीपल हैं उनका अगर डेथ हो जाता है तो इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया सकता है. बट प्रोसिक्यूशन तब तक स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज से अप्रूवल नहीं मिल जाएगा. ऐसा सेक्शन 7 के अंदर प्रोविजन किया गया है. This provision created a lack of transparency and accountability in case of alleged human right violation by security forces as it allowed them to operate with impunity. Because security forces के द्वारा भी human right violations किए जा सकते हैं, बट अगर ऐसा होता है तो इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अपस्पा के अंदर शो होती है. नंबर 5, एविडेंस ऑफ अब्यूज. सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ अपस्पा बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन मणिपुर. मणिपुर के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा अपस्पा का अब्यूज किया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है. In this article, we will discuss about habitual offenders law and caste discrimination in prisons. Why news? The Supreme Court, in its Order 3/2024 ruling, highlighted the persistence of caste-based discrimination and inconsistencies in defining habitual defenders across India. सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 के अपने रूलिंग में persistence of caste-based discrimination and habitual offenders की डेफिनेशन में कुछ इनकन्सिस्टेंसीज को हाईलाइट किया. इट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू अपडेट दियर लीगल फ्रेमवर्क एंड इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन. सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में फेयरनेस एंड इक्विटी लाने के लिए एंड लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया. आफ्टर दिस जजमेंट होम मिनिस्ट्री कंप्रीहेंसिवली ओवरहॉल द प्रिजन रूल. इस जजमेंट के बाद होम मिनिस्ट्री ने प्रिजन रूल को ओवरहॉल किया. इट मीन्स प्रिजन रूल्स यहाँ पर कुछ न्यू इनकॉर्पोरेट किए गए. द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 एंड मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए. साथ ही मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट किए. द अमेंडमेंट आर एम्ड एट एड्रेसिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल्सो डिफाइनिंग द डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स इन इंडियन प्रिजन. इन अमेंडमेंट के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर इसमें न्यू अमेंडमेंट किया है. साथ ही हैबिचुअल ऑफेंडर्स इन इंडियन प्रिजन से रिलेटेड डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट को इसमें रीडिफाइन किया गया. एड्रेसिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन. प्रिजन के अंदर जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पर क्या क्या प्रोविजन किया गया है. द फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू इरेडिकेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन प्रिजन. प्रिजन के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए, सच एज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन.
डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल बनाएगा। लीगल प्रोविजन इन प्रिजन रूल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन को इम्प्लीमेंट किया गया। Prohibition of discrimination. Prison authorities are now mandated to ensure there is no classification, discrimination or segregation of prisoners based on their caste. प्रिजन अथॉरिटीज को अब ये मैंडेट कर दिया है कि कास्ट के बेस पर प्रिजनर्स का क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सिग्रेशन नहीं किया जाएगा। वर्क एंड ड्यूटीज असाइनमेंट विद इन प्रिजन मस्ट बी अलाउड विदाउट प्रीजुडिस, प्रोमोटिंग इक्विटी ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इनमेट्स। प्रिजन के अंदर जो भी वर्क एंड ड्यूटीज का असाइनमेंट गिवन किया जाता है प्रिजनर्स के लिए, उसको लेकर किसी टाइप का प्रीजुडाइज नहीं किया जाएगा। ऑल इनमेट्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। लीगल प्रोविजंस इन प्रिजन रूल्स, अ न्यू सेक्शन 55A टाइटल्ड प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैज बीन एडेड अंडर द मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। यहाँ पर मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 के अंडर सेक्शन 55A ऐड किया गया है, जिसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। दिस इंश्योर अ कोडिफाइड फ्रेमवर्क टू एलिमिनेट कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस। कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर एक कोडिफाइड फ्रेमवर्क गिवन किया गया है। Implementation of manual scavenging prohibition. The provisions of the prohibition of employment as manual scavengers and their Rehabilitation Act 2013 have been extended to the prison. इससे पहले प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 प्रिजन्स के अंदर अप्लाई नहीं होता था, बट अब इस एक्ट को प्रिजन के अंदर भी अप्लाई किया जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक और सीवर्स विद इन प्रिजन आर एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड, सेफगार्डिंग इनमेट्स फ्रॉम डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस। मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक और सीवर्स प्रिजन के अंदर इन्हें एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। रीडिफाइनिंग हैबिचुअल ऑफेंडर्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को अब रीडिफाइन किया गया है। न्यू अमेंडमेंट्स ऑल्सो एड्रेस द ट्रीटमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस एंड इंश्योर एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इसमें कुछ डेफिनेशन को यहाँ पर अमेंड किया गया है। यूनिफाइड डेफिनेशन यहाँ पर गिवन की गई है। A habitual offender is now defined as an individual who, during any continuous period of 5 years, has been convicted and sentenced to imprisonment on more than 2 occasions for offences committed on different occasions, not part of the same transaction, provided these sentences are not overturned on appeal or review. कोई भी पर्सन अगर 5 ईयर के कॉन्जिक्यूटिव टाइम में 2 टाइम्स कॉन्विक्ट क्राइम करता है और कॉन्विक्टेड एंड सेंटेंस उसको गिवन कर दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट उसको गिवन कर दिया जाता है, तो उस केस में उसको हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। बट ये जो 2 टाइम यहाँ पर ऑफेंस हैं वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन में होने चाहिए। टाइम स्पेंड इन जेल अंडर सेंटेंस और डिटेंशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द 5 ईयर पीरियड। 5 ईयर के इस टाइम पीरियड में जेल के अंदर या डिटेंशन पीरियड में जो टाइम स्पेंड किया गया है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेजिस्लेटिव कंसिस्टेंसी इन स्टेट लैकिंग स्पेसिफिक हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू अलाइन देयर प्रिजन मैनुअल्स एंड रूल्स विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विद इन 3 मंथ। जिन स्टेट के अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट अवेलेबल नहीं है उन स्टेट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस है इससे रिलेटेड वो स्टेट सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। New amendments aim to create consistency across jurisdictions by replacing varied state definitions of habitual offenders with a standard model. New amendment जो किया गया है इस amendment के अकॉर्डिंग varied state definitions जो हुआ करते थे उन्हें अब यूनिफाइड कर दिया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट अभी किया गया है इस अमेंडमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है? इंश्योरिंग इक्विटी, ये अमेंडमेंट इक्विटी को इंश्योर कर सकते हैं, डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क को स्टैंडर्डाइज किया गया है। इंश्योरिंग इक्विटी, द अमेंडमेंट्स एम टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल प्रिजनर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड और कास्ट। इन अमेंडमेंट का जो मेन एम है वो राइट टू इक्वलिटी एंड डिग्निटी के कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो गिवन है इनको अपहोल्ड करने के लिए, साथ ही जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनका कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कलर क्या है, इसको ध्यान में ना रखकर यहाँ पर इक्विटी एंड डिग्निटी को यहाँ पर प्रिवेल किया गया है। एलिमिनेटिंग डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस by prohibiting hazardous cleaning and manual scavenging, the rules reinforced human treatment within prison. बिकॉज प्रिजन के अंदर अब हजार्डस क्लीनिंग एंड मैनुअल स्केवेंजिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया है। इससे प्रिजन के अंदर जितने भी इनमेट्स हैं उनके साथ बेटर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क, द यूनिफाइड डेफिनेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स इंश्योर कंसिस्टेंस एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर्स अक्रॉस स्टेट अवॉइडिंग आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन। यूनिफाइड डेफिनेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो ये अभी नया डेफिनेशन गिवन किया गया है, ये रिपीटेड ऑफेंडर्स के साथ कंसिस्टेंट एंड जस्ट ट्रीटमेंट को बूस्ट करेगा। इट मीन्स इनके साथ जो पहले बैड बिहेव किया जाता था वो बैड बिहेव अब नहीं किया जाएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स एंड फाइनेंस कमीशन। वाई न्यूज, बिहार ऑन थर्सडे मेड अ फ्रेश डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिफोर द 16th फाइनेंस कमीशन। बिहार ने रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के बिफोर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रिलेटेड फिर से डिमांड की है। व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज अ क्लासिफिकेशन ऑन given by center to assist the development of a state that face geographical and socio-economic disadvantage। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक क्लासिफिकेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस कर रहे स्टेट के लिए कुछ डेवलपमेंटल वर्क में असिस्ट किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ पुअर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कुछ असिस्टेंट गिवन किए जाते हैं। Indian Constitution does not make a provision for special category status, and this classification was later done on the recommendation of the 5th Finance Commission in 1969। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है और पहली बार 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशंस किया गया था। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वॉज फर्स्ट अकॉर्डेड टू जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड इन 1969। 1969 में पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 3 स्टेट को गिवन किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड। तेलंगाना इज द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी अकॉर्डेड द स्टेटस। तेलंगाना अब न्यू स्टेट है रिसेंटली जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया गया है। Special category status is different from special status, which imparts enhanced political and legislative rights, while special category status deal with only economic and financial aspect। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्पेशल स्टेटस से डिफरेंट है। स्पेशल स्टेटस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव राइट इंक्रीज कर दिए जाते हैं और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर किसी भी स्टेट को इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस गिवन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जम्मू एंड कश्मीर यूज्ड टू हैव स्पेशल स्टेटस बिफोर आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड। जम्मू एंड कश्मीर को भी इस तरह का स्पेशल स्टेटस गिवन किया गया था इससे पहले। पैरामीटर्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बेस्ड ऑन कैटेगरी फॉर्मूला। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन करने के कुछ पैरामीटर होते हैं सच एज इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्ड। किसी भी स्टेट के अंदर अगर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है उसको स्पेशल स्टेटस गिवन किया सकता है। हिली टेरेन है अगर उस स्टेट के अंदर उसको गिवन किया सकता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, अगर किसी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है एंड ट्राइबल पॉपुलेशन का शेयर बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, कोई स्टेट अगर नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर पर है। नेविएबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, इस सिचुएशन में यहाँ पर ये मेनली 5 सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट, अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन कर दिया जाता है तो उस स्टेट को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट पे 90% ऑफ फंड्स टू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट एज अगेंस्ट 60% और 75% इन द केस ऑफ अदर स्टेट, व्हाइल द रिमेनिंग फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो सबसे पहला प्रॉफिट होता है स्टेट के लिए वो ये होता है कि उस स्टेट के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो रन कर रही होती हैं उन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 90% होता है,
जबकि नॉर्मल स्टेट के अंदर जो शेयर होता है वो 60 to 75% तक शेयर होता है। बाकी शेयर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। इट मीन्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किसी स्टेट के अंदर अगर रन कर रही है, नॉर्मल स्टेट में वहाँ पर 60-40 का रेशो होता है, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकर करना होता है, 40% स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। वहीं अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी स्टेट को दिया गया और उस स्टेट के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रनिंग में हो, तो उस स्कीम के अंडर 90% जो शेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, जबकि 10% शेयर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होगा। नंबर अनस्पेंड मनी इन अ फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स एंड इज कैरिड फॉरवर्ड। किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के अंदर अगर मनी अनस्पेंड है तो उसको लैप्स नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको फॉरवर्ड कैरी कर दिया जाता है। नंबर 3, सिग्निफिकेंट कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू दीज स्टेट इन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी स्टेट को अगर गिवन किया गया है, उसको सिग्निफिकेंट कंसेशंस गिवन किए जाते हैं, स्पेशली इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में उसको बहुत सारे कंसेशंस गिवन किए जाते हैं। नंबर 30% ऑफ सेंटर्स ग्रॉस बजट गोज टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सबसे बड़ा प्रॉफिट जो होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के लिए, वो ये होता है कि सेंटर का जो ग्रॉस बजट होता है उसका 30% बजट स्पेशल कैटेगरी स्टेट को गिवन किया जाता है। अबाउट फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5th ईयर और एट सच अ टाइम दैट इज कंसिडर्ड नेसेसरी। फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इट मीन्स प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है एवरी 5th ईयर में। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इससे पहले भी फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वो कर सकता है। कंपोजिशन, फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन के अंदर ओवरऑल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्योर, द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में इनका ड्यूरेशन स्पेसिफाइड होता है। मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इसके मेंबर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स एंड द मैनर इन विच दे आर टू बी अपॉइंटेड। पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर को उनका जो क्वालिफिकेशन है उसको डिसाइड कर सकते हैं और किस तरह से इन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके लिए मैनर डिसाइड कर सकते हैं। इट मीन्स ये अथॉरिटी यहाँ पे पार्लियामेंट को गिवन की हुई है। Based on these powers, the Parliament has given the following specifications for appointing the member of Finance Commission. पार्लियामेंट को फाइनेंस कमीशन के मेंबर के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर मिला हुआ है। इस पावर के बेस पर पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन के मेंबर को अपॉइंटमेंट करने से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस गिवन किए हैं। द चेयरमैन मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स विच बाय द अदर 4 members should be selected from among the following criteria. पार्लियामेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेयरमैन जो होगा वो पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस रखने वाला होना चाहिए और अदर 4 मेंबर का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन है। अ हाई कोर्ट जज और 1 क्वालिफाइड टू बिकम 1। अदर 4 मेंबर में एक हाई कोर्ट जज हो सकता है। एन इंडिविजुअल हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट मेंबर कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो कि गवर्नमेंट के फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु पजेस एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर। कोई ऐसा पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर में एक्सपीरियंस हो, उस पर्सन को यहाँ पर फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। अ पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, कोई ऐसा पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज है, उस पर्सन को फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। रिमूवल, फाइनेंस कमीशन रिमूव्ड बाय गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिमूव किया सकता है और इसके लिए पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा। फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिमूव्ड if they are found to be of unsound mind, if they are involved in a vile act, if there is a conflict of interest. पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की क्या क्या पावर होती है? बेस्ड ऑन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को सिविल कोड की पावर मिली हुई है।
Evidence demand. Finance Commission has power to call witness and ask for the production of a public record or document from any office or court. फाइनेंस कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी विटनेस को कॉल कर सकता है एंड किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को किसी भी ऑफिस या कोर्ट से वो प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एग्जिस्टिंग फंक्शन क्या है, उसके बाद हम प्रीवियस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टिंग फंक्शन। फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर। कुछ स्पेशल मैटर होते हैं जिनके लिए फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। नंबर 1, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास कुछ रिकमेंडेशंस गिवन करता है। स्पेशली जितना भी प्रोसीड होता है उस प्रोसीड को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच किस तरह से शेयर करना, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को गिवन करता है। रूल्स फॉर ग्रांट इन एड। द रूल्स दैट गवर्न ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय सेंटर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो ग्रांट इन एड गिवन किए जाते हैं उससे रिलेटेड रूल्स पर कुछ रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के पास सेंड कर सकता है। स्पेशली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रेज किए जाते हैं। टैक्स डेवोल्यूशन एट स्टेट लेवल। Augmenting the consolidated fund of state to supply resources to panchayat and municipalities based on recommendation of state finance commission. स्टेट फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशन करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कुछ रिसोर्स सप्लाई करें। उससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास सेंड करता है। मिसलेनियस मैटर। डिस्कस एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द कमीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। सबमिट रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु ले इट बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, उसके बाद प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के बिफोर ले करता है। प्रीवियस फंक्शंस क्या क्या रहे हैं इसके। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक स्टेट। प्रीवियसली द फाइनेंस कमीशन यूज टू सजेस्ट ग्रांट टू द स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, Odisha and West Bengal regarding the sharing of net proceed of export duties imposed on jute product. This was valid for only 10 years. इससे पहले भी फाइनेंस कमीशन आसाम, बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए कुछ ग्रांट सजेस्ट करता था। स्पेशली ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज ऑन जूट प्रोडक्ट पर जो भी इम्पोज ड्यूटी जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज की जाती थी उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीड इन्हें मिलता था उसमें इन स्टेट का शेयर कितना होगा, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन पहले प्रेसिडेंट से करता था, बट 10 ईयर के लिए वैलिड था, अब ये नहीं है। स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आफ्टर अंडर आर्टिकल 280। स्टेट फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि फाइनेंस कमीशन एक इससे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन कैसी जुडिशियल बॉडी था। स्टेट फाइनेंस कमीशन को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आर्टिकल 280 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अपॉइंटमेंट। गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर्स। बात अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट की जाए, किसी भी रिस्पेक्टेड स्टेट का गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 243 फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपॉइंट करता है और एवरी 5 ईयर में इसका अपॉइंटमेंट होता है, जिस तरह से हमने फाइनेंस कमीशन के केस में पढ़ा। फंक्शंस। इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर फाइनेंस कमीशन के ऑल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इट डिस्ट्रीब्यूट स्टेट फंड टू द पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट फंड से पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड के लिए रिकमेंडेशंस करता है। रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं। शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स में स्टेट का शेयर कितना होगा, इसको हम वर्टिकल डेवोल्यूशन बोलते हैं, इससे रिलेटेड ये रिकमेंड करता है।
रिकमेंडेशंस किए हैं 15th फाइनेंस कमीशन ने। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इसको बोला जाता है। ग्रांट टू स्टेट, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस किए गए हैं। शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स फॉर द 2021-26 पीरियड, शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल टैक्स इज रिकमेंडेड एज 41%, which earlier was 42%. Reduction is due to the creation of UT of Jammu and Kashmir and Ladakh. 15th फाइनेंस कमीशन ने 2021 से 2026 तक के लिए इसका वर्किंग था, और सेंट्रल टैक्स में स्टेट के लिए इसने 41% तक का शेयर यहाँ पर डिमांड किया था, रिकमेंड किया था। इससे पहले का जो फाइनेंस कमीशन था 14th फाइनेंस कमीशन, उसने 42% तक का यहाँ पर शेयर रिकमेंड किया था। 1% का रिडक्शन जो हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज इस फाइनेंस कमीशन के ड्यूरिंग या इससे थोड़ा पहले इंडिया के अंदर कुछ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को ब्रेक करके यहाँ पर यूटी बना दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द कमीशन हैज सजेस्टेड 45% टू इनकम, 15% टू पॉपुलेशन, 15% टू एरिया, 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, 10% टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड 2.5% टू टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए कुछ यहाँ पर वेटेज सेट किए 15th फाइनेंस कमीशन ने। इनकम बेस पर 45, पॉपुलेशन बेस पर 15% एंड एरिया बेस पर 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पर 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10% एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट के लिए 2.5% का क्राइटेरिया इसने सेट किया। ग्रांट टू स्टेट, द कमीशन हैज रिकमेंडेड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अमाउंटिंग टू रुपीज about 3 trillion over the 5-year period ending financial year 26. 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के लिए ओवरऑल यहाँ पर 3 ट्रिलियन रुपीज का ग्रांट इसने रिकमेंड किया था 5-year टाइम पीरियड के लिए। इट ऑल्सो सजेस्टेड ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज विच इंक्लूड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ न्यू स्टडीज एंड हेल्थ ग्रांट्स टू द लोकल गवर्नमेंट। 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ लोकल बॉडीज के लिए सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ग्रांट सजेस्ट किए, साथ ही कुछ न्यू सिटीज के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी यहाँ पर कुछ ग्रांट गिवन करने का यहाँ पर रिकमेंडेशंस किया गया। 16th फाइनेंस कमीशन, The 16th Finance Commission of India has been set up to redefine the distribution of tax revenues between state and the center for the fiscal period starting financial year 2026-27. 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप हो चुका है और इसने स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स रेवेन्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इन्हें रीडिफाइन करने के लिए अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया है। The commission, led by a team of distinguished economic experts, is expected to submit its recommendation by 31 October 2025. इस कमीशन के अंदर डिस्टिंगाइज्ड इकोनॉमिक एक्सपर्ट का टीम है और ऐसा एक्सपर्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर 31, 2025 तक ये अपनी सारी रिकमेंडेशंस को सबमिट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।